आज अपन लोग चर्चा करने वाले हैं शिक्षा नीति के ऊपर। भारत में शिक्षा नीति, यूं तो देखा जाए तो एजुकेशन पूरी दुनिया भर में एक मौलिक जरूरत हो गई है। जैसे कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, तो शिक्षा जो है एक मूलभूत जरूरत के रूप में देखा जाता है। भारत में शिक्षा का कैसे विस्तार हुआ, शिक्षा किस रूप में आई, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम ज्यादा प्राचीन भारत में नहीं जाएंगे, हम शिक्षा के जो नए रूप हैं उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। भारत में 1850 तक गुरुकुल माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। जो हमारा जो प्राचीन सिद्धांत था शिक्षा का, गुरुकुल, तो गुरुकुल 1850 तक आप देखेंगे तो आपको गुरुकुल प्रणाली ही दिखाई देगी। 1850 तक भारत में गुरुकुल प्रणाली थी। गुरुकुल प्रणाली मतलब जैसे आपने जो गुरुकुल प्रणाली का मतलब ये नहीं होता है कि पेड़ के नीचे ही बैठ करके जो है विद्यार्थी जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हालांकि वो भी गुरुकुल प्रणाली है, आपने देखा होगा फिल्मों में या फिर सीरियल्स वगैरह में। लेकिन गुरुकुल जो बड़े बड़े गुरुकुल होते थे, इन्होंने इनको बाद में यूनिवर्सिटी जिसे हम कहते थे तक्षशिला, बहुत बड़ा गुरुकुल था। तक्षशिला आपने नाम सुना होगा। तो ये बड़े 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 गुरुकुल भी होते थे जहाँ पे हजारों की संख्या में छात्र शिक्षा ग्रहण किया करते थे और अपने अपने क्षेत्र में जाकर के कार्य किया करते थे। इन्हें उस समय गुरुकुल कहा जाता था। स्कूल वगैरह नहीं हुआ करते थे। स्कूलिंग सिस्टम आया भारत में जब 1857 की जब क्रांति हुई। 1857 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के का शासन था, जिसको हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसके पश्चात भारत में क्वीन विक्टोरिया ने शासन को अपने हाथ में लिया और शासन की बागडोर ब्रिटेन की सरकार के पास आ गया। चूंकि ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश है, वहां पर लोकतांत्रिक प्रणाली से ही सरकारें चुनी जाती हैं। पहले भी चुनी जाती थी, बहुत पहले ब्रिटेन में लोकतंत्र का आगमन हुआ था। तो वहां पे लोकतांत्रिक प्रणाली से सरकार चुनी जाती थी, तो वहां के लोगों को भारतीयों के प्रति काफी सहानुभूति थी। वो चाहते थे कि भारत में बौद्धिक विकास हो। हालांकि उनकी मंशा ये भी थी कि भारत उनके कब्जे से छूटे ना, हमेशा उनके कब्जे में रहे। उस मंशा को ध्यान में रखकर ही वो जितनी भी योजनाएं होते थे वो बनाते थे। ये राजनीति का हिस्सा है कि बागडोर न छूटने पाए। डेवलपमेंट तो करना ही है, लेकिन बागडोर न छूटने पाए इसके लिए वो साम दाम दंड भेद सारी अपनी नीतियां अपनाते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली में जिस तरह आप आज देख रहे हैं राजनीति का जो स्वरूप है आजादी के बाद से किस तरह से बदलता चला गया है। तो उस समय ब्रिटेन की जो अपर हाउस थे उसमें एक मैकाले नाम का व्यक्ति था। मैकाले ब्रिटेन की अपर हाउस के जो संसद के सदस्य थे। तो ब्रिटेन की सरकार ने ये कहा कि भारत में विद्रोह हुआ, तो विद्रोह का कारण भी रहा होगा कि लोग असंतुष्ट हैं, हमारे लोगों से लोग असंतुष्ट हैं, लोग खुश नहीं हैं। तो उस असंतुष्टता का कारण क्या है, क्यों लोग नाराज हैं, जो लोगों ने विद्रोह किया उसको जानने के लिए और उसमें सुधार कैसे किया जा सके, इसके लिए जिम्मेदारी दी गई मैकाले नामक व्यक्ति को। तो मैकाले ने उस समय देखा, भारत में पूरे देश में भ्रमण किया और उन्होंने देखा कि भारत की जो व्यवस्था थी, भारत में लोग उस समय भारत में वर्ण व्यवस्था थी, और जाति व्यवस्था थी। शिक्षा के नाम पे गुरुकुल थे। चूंकि 1857 के विद्रोह में देश में हिंदू मुसलमानों की एकता थी, सारे वर्ण सारे जातियों के लोगों ने उसमें अपनी हिस्सेदारी की थी। तो अंग्रेजों के मन में ये भी ठक्कर ठकने लगा कि आखिर में इनकी एकता का राज क्या है, कि एकता को कम भी तो करना है, उसका भी कारण को निकालना था। भारतीयों में ही उन्हें अपने जासूस उत्पन्न करने थे, अपना हित चिंतक, अपने खास लोगों को पैदा करना था। और इसके लिए उन्होंने
शिक्षा को माध्यम बनाया। वो चाहते थे कि यदि उनके द्वारा लोग जो शिक्षित होंगे तो वो लोग आगे चल कर उनकी तरफ बात करेंगे, उनकी बात मानेंगे और भारत में शासन करना उनके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, विद्रोह नहीं कर पाएंगे लोग। ये उनकी सोच थी उस समय की, और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले भारत में इस गुरुकुल माध्यम को समाप्त करके भारत में कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना करवाई। कुछ आयोग भी बने आगे चल के, हंटर आयोग आपने नाम सुना होगा। हंटर आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग था। 1835 में एक ऊँट की घोषणा पत्र भी काफी फेमस है। 1882 में जो हंटर आयोग था उसने जो है भारत में, हंटर आयोग का जब भी वर्णन होगा याद रखिएगा, हंटर आयोग शिक्षा शिक्षा नीति से संबंधित था। हंटर आयोग किससे संबंधित था? शिक्षा नीति से संबंधित था हंटर आयोग, आपको याद रखना है। तो हंटर आयोग ने भी शिक्षा के लिए काफी संस्तुति दी अपनी। लॉर्ड मैकाले जो है वो भारत में शिक्षा की क्रांति के लिए जाने जाते हैं, लॉर्ड मैकाले। हालांकि मैकाले की मंशा भले कुछ और रही होगी, लेकिन उसके बावजूद मैकाले ने भारत में शिक्षा को लेकर काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैकाले के प्रयत्न का परिणाम हुआ कि भारत में कॉन्वेंट स्कूल वगैरह खुले। मशीनरीज ने आकर के यहाँ पे बहुत सारी शिक्षा के प्रसार के लिए, वो अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे शिक्षा के माध्यम से, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे स्कूल खोले, कॉन्वेंट स्कूल खोले। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान था वो ईसाई मिशनरीज का था, जो क्रिश्चियन आप आजकल देखते होंगे सब ज्यादा स्कूल्स आपको सेंट के नाम से, सेंट सेंट फलाना, सेंट ढिमका सेंट, बहुत सारे सेंट हैं पूरे देश के अंदर, सारे स्कूल्स हैं, पुराने स्कूल होंगे सारे, 100 साल पुराने, 150 साल पुराने स्कूल होंगे, अब देखते होंगे। तो अंग्रेजों का मुख्य जो उद्देश्य था कि पश्चिमी जो सभ्यता है, पश्चिमी शिक्षा है, वो भारतीयों के अंदर भरना, वो भारतीयों के अंदर भरना। तो क्या वो चाहते थे कि भारतीय अपना विकास कर लें? नहीं, उनकी मंशा थी कि जब भारतीयों के अंदर वो अपनी सभ्यता को जब भरेंगे तो भारतीय उनके प्रति कृतज्ञ हो जाएंगे, उनकी बात मानेंगे, और वो एक कठपुतली की तरह भारतीयों को प्रयोग कर सकेंगे, इस तरह से विद्रोह नहीं हो पाएगा। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय शिक्षित हुए, भारतीयों को ये तो पता चला कि पश्चिम में क्या हो रहा है लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि ये अपने देश में तो लोकतंत्र की बात करते हैं, तो हमारे देश में लोकतंत्र क्यों नहीं है? भारतीयों ने शिक्षा ग्रहण करने के बाद दुनिया भर के जितने भी देश थे जहां पर भी लोकतंत्र था, उस प्रणाली को भारत में भी लागू करने की उनके अंदर इच्छा जागी, और आगे चल के वह राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लेकर के जो है 1947 में सफलता प्राप्त करने में मददगार हुआ। तो अंग्रेजों की शिक्षा नीति का बड़ा योगदान था, जो भारत ने 90 साल के अंदर आजादी प्राप्त कर ली। 2 वर्षों 150 साल तक जब अंग्रेज शासन किए तो वो कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन इस शिक्षा नीति की वजह से भारतीयों में वो कैपेसिटी आई कि पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद 90 साल के अंदर भारतीयों ने अपने देश में एक स्वतंत्रता के बाद एक संविधान भी बनाया और शासन चला रहे हैं। आज दुनिया की एक 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन चुकी है भारत, दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाया, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या भी भारत की है। लेकिन भारत कई क्षेत्रों में आज दुनिया में अपना डंका बजा रहा है, तो ये शिक्षा नीति को ही इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए, जो शिक्षा नीतियां भारत में आई, क्योंकि शिक्षा के बल पर ही हमने विकास किया हुआ है। हमारे पास इतना मैन पावर, इतना नहीं स्किल्ड नहीं, जनसंख्या पहले थी लेकिन जनसंख्या भारत में समस्या का थी, लेकिन ये शिक्षा समय समय पर जो शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया, भारत की जो डाइवर्सिटी है उसमें शिक्षा लागू करके आज देश में और विदेश में लोग नाम कमा रहे हैं। 1890 में 1890 में हमारे, जब हम पढ़ेंगे 1890 में गोपाल कृष्ण गोखले नामक व्यक्ति ने, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु भी थे, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु भी थे। उन्होंने एक प्रस्ताव दिया 1890 में कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की जाए, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की जाए। 1890 में उन्होंने
एक प्रस्ताव दिया था सरकार को। तो इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है शिक्षा की नीति में। हालांकि उस समय काफी भारत के जो विद्वान थे, भारत के जो प्रबुद्ध लोग थे, उन्होंने इस बात को पर जोर दिया कि शिक्षा जो है भारत की क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए, लेकिन मैकाले ने इस बात पे अधिक जोर दिया कि जो शिक्षा है वह अंग्रेजी में हो। और इसके लिए भारत में कॉन्वेंट स्कूल इसी वजह से खोले गए कि अंग्रेजी में शिक्षा देने से उनका जो हेतु था, उनका जो उद्देश्य था, वो भी पूरा हो जा रहा था। और साथ में मिशनरीज उन्हें मिल जा रहे थे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। सरकार के ऊपर बर्डन कम पड़ गया। ईसाई मिशनरी ने जो है उनका काम कर दिया और स्कूल्स वगैरह की काफ़ी संख्या में वहाँ पे स्थापना कर दिया। तो अंग्रेजी में शिक्षा को बढ़ावा देने का मुख्य कारण यही था कि ब्रिटिशर्स से अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते थे वो। दूसरा पॉइंट था कि भारत में ईसाई मिशनरीज जो थे वो बहुत ही आसानी से यहाँ पे स्कूल बनाने लगे। हालांकि उनका उद्देश्य अपने धर्म का प्रचार करना था, लेकिन उसकी आड़ में उन लोगों ने बहुत सारे स्कूल की स्थापना भी की। तो इन लोगों ने जिस उद्देश्य से यहाँ पे स्कूल को, एजुकेशन को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश किया, उनका उद्देश्य तो सफल हुआ, लेकिन इन नीतियों ने भारत में स्वतंत्रता के लिए काफी योगदान दिया। अब आगे हम पढ़ेंगे कि आजादी के बाद जो है कौन कौन सी नीतियां बनाई। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने विश्वविद्यालय भी बनाए। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय भारत में जो बनाए गए हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय ब्रिटिश सरकार का देन है। मुंबई विश्वविद्यालय, जिसे बम्बई विश्वविद्यालय कहा जाता था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो काफी विश्वविद्यालय जिसने जो है भारत में जो है बड़े बड़े छात्र पैदा किए, वो विश्वविद्यालय भी ब्रिटिश सरकार के समय थे। तो शिक्षा का काफी अच्छे मात्रा में प्रसार प्रसार अंग्रेजों ने किया था। बाबा साहब अम्बेडकर जो है, जिन्होंने इतनी डिग्री लिया, वो इस शिक्षा, अंग्रेजों की शिक्षा नीति की ही बदौलत लिया। आजादी के बाद हमारी शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन आया, क्या क्या हमने किया, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मित्रों, आजादी के बाद सबसे पहले हमें जब आजादी मिली तो एक आयोग बनाया गया था 1948-49 में, जिसका नाम था राधा कृष्ण आयोग। 1948-49 में जो आयोग बना था उसका नाम था राधा कृष्ण आयोग। यह आयोग आजादी के बाद जिस समय संविधान बन रहा था उस समय बनाया गया था राधा कृष्ण आयोग। आगे चलकर 1953 में भी एक आयोग बना था जिसे हम मुदालियर बोलते हैं, मुदालियर आयोग। ये सब नाम नेताओं के नाम पे पड़े हैं। यह माध्यमिक शिक्षा आयोग था। माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह आयोग बनाया गया था। इसे हम मुदालियर आयोग भी कहते हैं। 1953 में ही एक कोठारी शिक्षा नीति ही बनी थी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। कोठारी कोठारी समिति की सिफारिशें जो है लागू की गई थी। तो शिक्षा की नीति के लिए जो है कोठारी शिक्षा आयोग बनाया गया था। 1968 में एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बना और 1989 में भी नवीन शिक्षा नीति बनी। 1986 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक नवीन शिक्षा नीति बनाई जिसको बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई उन्होंने 1986 में। तो इसमें और हम जोड़ लेते हैं 1986 में नवीन शिक्षा नीति। तो नवीन शिक्षा नीति आने के बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। 48-49 में भारत में एक विश्वविद्यालय आयोग की भी स्थापना की गई थी,
जिसकी वजह से देश के काफी जिलों में विश्वविद्यालय स्थापित कराए गए थे। लेकिन जो आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक आज कवर करने वाले हैं, वो कवर करने वाले हैं राइट टू एजुकेशन। शिक्षा की नीतियां समय समय भारत की सरकार ने, आजादी के पहले ब्रिटिश ने, आजादी के बाद भारत की चुनी हुई सरकारों ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी आयोग बनाए, काफी नीतियां बनाई, काफी प्रोग्रेस भी किया। लेकिन क्रांति तब आई जब भारत ने अगस्त 2009 को भारत की संसद ने राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसको संसद ने पारित किया। संसद ने राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद में पारित किया और 1 अप्रैल 2010 से यह लागू भी हो गया। 1 अप्रैल 2010 में यह लागू हो गया। इससे लागू होने के बाद से देश में क्या बदलाव आए, वो आज हम सबके सामने है। इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो राइट टू एजुकेशन भारत 135 देशों में शुमार हुआ। देश दुनिया के अंदर उन 135 देशों में शुमार हुआ जहां पर शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। भारत के अलावा ऐसे और भी 134 देश थे जहां पर शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है दुनिया के 135 देशों में। भारत वहां पे इकलौता देश नहीं है शिक्षा को मौलिक अधिकार देने वाला। लेकिन इस कानून को पारित होने के बाद लोगों के जीवन में क्या बदलाव आए, सरकार के पास क्या पॉलिसी आई, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात, यह कानून है क्या? देखिए, यह कानून क्या क्या बताता है। राइट टू एजुकेशन ये बताता है कि भारत में 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य मुफ्त शिक्षा प्रदान किया जाएगा। अनिवार्य मुफ्त शिक्षा। 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य मुफ्त शिक्षा प्रदान किया जाएगा, यह कानून बताता है। यह कानून प्राथमिक विद्यालय खोलने के मानदंड स्थापित करता है। हर बच्चे को 1 किलोमीटर के अंदर के दायरे में प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेने का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया इस कानून के द्वारा। यह कानून स्टूडेंट और टीचर्स की रेशियो बताता है कि एक टीचर कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा। एक विद्यार्थी को अधिकतम, एक टीचर्स को अधिकतम 1:30 का रेशियो इसमें रखा गया है प्राइमरी स्कूलों में। स्टूडेंट्स टीचर्स का अनुपात यह कानून बताता है, ध्यान रखिएगा। और इस कानून में क्या है, यह निजी विद्यालयों को 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए रिजर्व रखने के लिए निर्देशित करता है। सारे प्राइवेट स्कूल्स देश के अंदर जिनकी फीस कुछ भी हो, वो 25% सीटें उन गरीब बच्चों को देंगे जो अपनी फीस नहीं जमा कर सकते। सरकार उनकी तरफ से फीस जमा करेगी। इसके अलावा और इस कानून से क्या मिला, किसी प्रकार का डोनेशन एडमिशन के समय नहीं लिया जाएगा। स्कूल में डोनेशन बंद, कोई डोनेशन नहीं लिया जाएगा स्कूल के अंदर। जब शिक्षा मौलिक अधिकार बन गया तो किसी को फेल भी नहीं करना है। किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। कक्षा 8 तक
कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। कोई भी विद्यार्थी कक्षा 8वीं तक अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा, यह इस बात की पुष्टि की गई इस कानून के द्वारा। और क्या बातें आई? किसी प्रकार का शारीरिक दंड किसी बच्चे को नहीं दिया जाएगा, इसमें बकायदा वर्णित है। बच्चों को मारने पीटने की जो वारदातें होती थी, उस पे पूरी तरह से पाबंदी लगाई। बच्चों को मारना नहीं है, किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं देना है, कोई भेदभाव नहीं करना है। बच्चों पर लिंग, जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस बात की जो है सरकार ने गारंटी ली। इसके अलावा लड़कियों के लिए अलग व विकलांगों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की गई। इस कानून के बाद और क्या क्या बातें आई इसमें? सीसीई का गठन किया गया। सीसीई कि बच्चों की विकास को इवेल्युएट करने के लिए, उसकी ग्रेडिंग के लिए ये सीसीई पैटर्न लागू किया गया और साल भर उस बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसको मॉनिटर किया जा सके, अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग कोर्सेज के द्वारा। तो ये सीसीई पैटर्न जो है ये लागू किया गया देश के अंदर, ये इस राइट टू एजुकेशन के तहत ही किया गया। आगे चलकर राइट टू एजुकेशन की सफलता को देखते हुए देश भर में सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेप 2020 लागू किया। राइट टू एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन में लागू है। 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना भारत सरकार की गारंटी है। संविधान के किस आर्टिकल में ये दिया गया है? तो संविधान के 21A में इसका वर्णन है। संविधान के आर्टिकल 21A, संविधान के भाग 3 में, जो भाग 3 है उसमें 21A में शिक्षा के मौलिक अधिकार, राइट टू एजुकेशन जो कानून बना, वह संविधान के भाग ए में 21 भाग 3 के आर्टिकल 21A में मौलिक अधिकार, शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। नेप 2020 लागू करने के बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई। नेप 2020 जो एनडीए सरकार है उसने नई शिक्षा नीति लागू किया 2020 में, और यह शिक्षा नीति भारत के प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, विश्वविद्यालय, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन सभी जगह लागू किया गया। इसमें क्या क्या खूबियां हैं, इसके क्या क्या बातें हैं, इसे हम अगले किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन अब जो है नई शिक्षा नीति पर ही अधिक जोर दिया जा रहा है। इसके तहत जो है शिक्षा का पैटर्न, शिक्षा की कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज की स्थापना, अनुदान वगैरह सारी जो फैसिलिटीज हैं उसमें काफी इजाफा हुआ है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक यही था कि राइट टू एजुकेशन, भारत में जो शिक्षा नीति हुई उसका विकास किस क्रम में हुआ, और राइट टू एजुकेशन जो लागू हुआ 2009 में, उसने भारत की शिक्षा में क्या क्रांति लाई, और क्या हम आज शिक्षा के क्षेत्र में उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जैसा सपना गांधी जी ने देखा था, जो सपना नेहरू जी ने देखा था, जो सपना देश की अलग अलग सरकारों ने देखा, और जो सपना हम आम लोगों ने, एक गार्जियन, एक माता पिता, एक सामाजिक कार्यकर्ता ने देखा, वो सपना साकार हुआ है। इस बात का मूल्यांकन हमें और आपको करना है। आज भारत में जो शिक्षा का जो स्तर है, लिटरेसी रेट तो बढ़ रहा है, लेकिन बावजूद उसके भारत में मौलिक शिक्षा की बहुत कमी है। मौलिक शिक्षा की कमी का अर्थ है कि भारत में क्राइम बढ़ रहे हैं, टेररिज्म में लोग लिप्त हुए जा रहे हैं, भारत में हेट स्पीच के मामले ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं,
तो शिक्षित तो लोग हुए हैं, लेकिन मौलिक शिक्षा की कहीं न कहीं कमी होती जा रही है। जिस तरह से गुरुकुल व्यवस्था जब भारत में लागू थी, तो गुरुकुल व्यवस्था में बच्चों को मौलिक शिक्षा का ज्ञान अधिक दिया जाता था, उन्हें संस्कार के ज्ञान दिए जाते थे। आज भारत का जो समाज है, वो संस्कार विहीन होता चला जा रहा है। हम पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण तो कर चुके हैं, लेकिन जो हमारा समाज है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो जनरेशन है, वो भी पाश्चात्य में इतनी डूब गई है कि जो हमारी की डाइवर्सिटी को सूट नहीं करती। हमारी डाइवर्सिटी, हमारी विविधता, हमारा कल्चर, हमारा संस्कार है, और जिसे हम दिन पे दिन समाप्त किए जा रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद शिक्षा को तो सुगम किया गया है, आसान किया गया है, राइट टू एजुकेशन दे करके बच्चों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। लेकिन उसके बावजूद प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि शिक्षा अपने घर से दी जाए, घर में संस्कार दिए जाएं। बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक माता-पिता का जो योगदान होता है, एक गुरु का जो योगदान होता है, वह सरकार के योगदान से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपको, नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं और किन बातों को एक आम नागरिक को जानना चाहिए, इसका भी हम उल्लेख करेंगे। अब तक हमने जाना कि किस तरह से शिक्षा के रूप क्षेत्र में भारत की सरकारों ने जो अपना योगदान दिया है और क्या-क्या हमारे उसमें अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उसके बारे में हमने जाना। धन्यवाद।